गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पर्यावरण पे विभिन्न वीडियो के माध्यम से समझ रहे थे, आज जो ये लेक्चर है वो हमारा पारिस्थितिकी से संबंधित है। पारिस्थितिकी का अर्थ, उसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र के बारे में। सबसे पहले हम ये जाने पारिस्थितिकी होता क्या है। पारिस्थितिकी मतलब पर्यावरण के अंदर और मानव के साथ जो उसको बनाते हुए जो सिचुएशन बनती है उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी फ्रांस के जीव विज्ञानी जियो फिसेंट हिलेरी ने सबसे पहले 1859 में जीवों के परिवार और समुदाय के समग्र संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी नाम दिया। और इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें इकोमोस यानी घर या रहने का स्थान, जिसे इकोलोस कहते हैं। इकोलॉजी मतलब क्या है कि इकोलॉजी मतलब कि जीवों के रहने का जो स्थान है उसे हम कहते हैं इकोलॉजी। और इकोलॉजी शब्द से ही पारिस्थितिकी का निर्माण हुआ है। पारिस्थितिकी को एनवायरमेंट बायोलॉजी भी कहा जाता है। एनवायरमेंट बायोलॉजी मतलब जो वातावरण है उसका जीव विज्ञान, उसका अध्ययन करना पारिस्थितिकी है। इस विषय में व्यक्ति, जनसंख्या, समुदाय और इकोसिस्टम का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव का अध्ययन किया जाएगा, वहाँ रहने वाली जनसंख्या का अध्ययन किया जाएगा और साथ ही वहाँ का जो पर्यावरण है उसका अध्ययन भी इसमें किया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, बायोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी जर्मन जो शब्द उससे बना है। इसका सबसे पहले प्रयोग 1866 ईस्वी में किया गया था। 1866 में इसका इस्तेमाल किया गया। जर्मन जैव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने अपनी पुस्तक जनरल मॉर्फोलॉजी देयर ऑर्गेनिज्म में किया। यानी हमें यहाँ जो याद रखने वाली बात यह है कि विद्वान का नाम हैकेल और उनकी जो पुस्तक है उसको हमें ध्यान में रखना है। इसमें सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया गया। ये यहाँ इनके पिक्चर्स दिए हुए हैं। अर्नेस्ट हैकेल एवं यूजीनियन वार्निंग पारिस्थितिकी के दो प्रारंभिक संस्थापक माने जाते हैं, जो यहाँ आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहे हैं। इसकी जो परिभाषा है, पारिस्थितिकी को एनवायरमेंट बायोलॉजी भी कहते हैं। इस विषय में व्यक्ति, जनसंख्या, समुदाय और इकोसिस्टम का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि आपको यहाँ पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है कि नीचे उत्पादक पेड़ पौधे हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक और ऊपर सर्वाहारी। अन्य परिभाषाएं ईपी ऑर्डर, इनकी परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है। प्रकृति की संरचना और उनके कार्यों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी जो नेचर है उसका स्ट्रक्चर और उसके जो कार्य हैं वो सारे के सारे पारिस्थितिकी के अंतर्गत आते हैं। दूसरी परिभाषा लेटर ने दी है, टेलर ने दी है। टेलर क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो सभी जीवों का संपूर्ण पर्यावरण के साथ पूर्ण संबंधों का अध्ययन करता है। यानी सभी जीवों का पर्यावरण के साथ जो रिलेशंस है उसकी पूरी स्टडी ये करता हुआ पारिस्थितिकी कहलाता है। ब्रिटेनिका के अनुसार ये कहती है कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो जीवों को एक दूसरों के संबंधों तथा उन तत्वों का अध्ययन करता है। पर्यावरण का अंग है, यानी जीवों और पर्यावरण के बीच में जो अंतर संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है ब्रिटेनिका के अनुसार। नेक्स्ट जो परिभाषा पीटर हेगेट ने दी वो ये कहते हैं पारिस्थितिकी पादप और जीव जंतुओं का पर्यावरण के साथ अंतर संबंध है। यानी पारिस्थितिकी क्या है? पादप और जीव जंतुओं के बीच में जो इंटर रिलेशंस है वो पूरी की पूरी स्टडी पारिस्थितिकी के अंदर की जाती है। विषय क्षेत्र का मतलब पारिस्थितिकी में किन किन चीजों को अध्ययन किया जाएगा। पारिस्थितिकी चिंतन के विकास के स्वरूप परिवर्तन के साथ साथ पारिस्थितिकी का विषय क्षेत्र क्या हुआ? धीरे धीरे बढ़ता गया और जो बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ मानवीय आवश्यकता भी बढ़ने लगी, जिनकी पूर्ति के लिए मानव ने प्राकृतिक वातावरण का दोहन किया। यदि पारिस्थितिकी के अंदर मानव का जो पर्यावरण के साथ जो रिलेशन था उसकी स्टडी की जाएगी कि कैसे इस संबंध में बदलाव आया। परिणाम स्वरूप पर्यावरण समस्याएं उभर कर सामने आई और इस संदर्भ में मानव पर्यावरण के संबंध में रोचक बन गए और इनके साथ पारिस्थितिकी का महत्व बढ़ा। आरंभिक समय में पारिस्थितिकी का महत्व केवल शैक्षिक था, शुरू में केवल स्टडी के लिए था, लेकिन आज हम देखें तो उसका महत्व और भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन विकास के बाद पारिस्थितिकी संकट के दौर में इसके विशेष क्षेत्र का महत्व बढ़ा, जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं और पादपों के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाने लगा। यानी जीव जंतुओं के साथ साथ जो वनस्पति उसका भी अध्ययन इसमें किया जाने लगा। और इस प्रकार स्थिति में एक बहुआयामी शाखा है जो जीव विज्ञान के साथ रसायन, भौतिक भूगोल, भूगर्भ विज्ञान और जल पुरातत्व आदि के संबंध में अध्ययन करती है। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत हम मानव, प्रकृति, जीव जंतु, रासायनिक, भौगोलिक सब चीजों को
उसमें शामिल करते हैं इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत। पारिस्थितिकी के विषय क्षेत्र के उपागम के संदर्भ में पारिस्थितिकी विकास को 4 भागों में बांटा गया है, जबकि पियर्सन ने इसके विकास की 3 अवस्थाएं बताई। ये 4 अवस्थाएं प्रारंभिक फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज। पहली अवस्था 1901 से 1914 की अवधि को पारिस्थितिकी की प्रथम अवस्था कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से जीवों और उनके पर्यावरण के परस्पर संबंधों के आधार पर पारिस्थितिकी को परिभाषित किया गया। डार्विन की प्रजातियों के उद्भव की संकल्पना के अनुसार पौधों एवं जीव जंतुओं विकासशील इतिहास के लक्षणों का पता लगाया गया। यानी प्रारंभिक स्टेज में मानव और पर्यावरण के बीच में जो पारस्परिक संबंध थे उनका अध्ययन किया। द्वितीय अवस्था जो कि 1919 से 1939 के बीच में मानी गई है, इस अवधि में मुख्यतः वनस्पतियों का सर्वेक्षण तथा मापन किया गया। यानी जो वनस्पति उसका सर्वेक्षण किया गया। वर्गीकरण की तुलना में विशेषताओं तथा निवास के क्षेत्र में भौतिक दशों में पारस्परिक संबंधों अधिक गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। जैविक अजैविक संगठन को भी अंतर प्रक्रियाओं के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया गया। मतलब सेकंड स्टेज में पूरी की पूरी जो गतिविधियां थी उसका सर्वे किया गया। किसका सर्वेक्षण किया गया? वनस्पति का। नेक्स्ट तीसरे में जो है 1945 से 1960 इस काल के दौरान पारिस्थितिकी अध्ययन तंत्रों के विश्लेषण का प्रयोग प्रारंभिक हुआ और तंत्र विश्लेषण के माध्यम से जीवन और उसकी अंतिम अवस्था के मध्य संबंधों का अध्ययन शुरू हुआ। यानी तीसरी जो स्टेज है इसमें हमने जो उसका अलग अलग विकास हो उसको पढ़ा। और चौथी अवस्था जो कि बताई गई है उसमें ये है पारिस्थितिकी का मानव के साथ जो अंतर संबंध है उस संबंध का प्रभाव क्या पड़ रहा है। अगर मानव प्रकृति के साथ अच्छे संबंध रखेगा तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा, नहीं संबंध होंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे पर्यावरण को नुकसान होगा और हमें उस मानव जाति और वन्य